हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी को विजिबल ऑडिबल हूँ मैं? एक बार सभी लोग कमेंट करके बता देंगे कि हाँ जी मैम, आप विजिबल भी हो और ऑडिबल भी हो। यस, चलिए ग्रेट। सो वेलकम टू सेशन एवरीवन। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के सेशन में। जितने भी नए स्टूडेंट्स आए हैं इस चैनल में पहली बार आए हैं, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, इस वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे और शेयर जरूर कर देंगे। तो स्टार्ट करने जा रहे हैं हम आज का सेशन वोकैबुलरी के साथ। एक्साइटेड एवरीवन? आई होप यस, सभी लोग सुपर डुपर एक्साइटेड है। चलिए, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद वोकैबुलरी। और आज का पहला वर्ड, द वेरी फर्स्ट वर्ड ऑफ द डे इज चेकर्ड। चेकर्ड का मतलब क्या होता है? जिसमें कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। आप लोग चेक की शर्ट्स पहनते हो या चेक के कपड़े पहनते हो तो उसमें पहले ब्लैक होता है, फिर वाइट होता है, फिर ब्लैक होता है, फिर वाइट होता है। तो वहीं से चेकर्ड वर्ड का मीनिंग क्या निकला? कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? राइट, पार्ट ऑफ स्पीच इज एडजेक्टिव। अलग अलग किस्मत है, कभी ऊपर कभी नीचे, इनकंसिस्टेंसी है, चीज़ें मैच नहीं कर रही हैं, डिफिकल्टीज हैं, कभी अच्छा है कभी खराब है। क्या बोल सकते हैं इसको? बम्पी राइड। बम्पी राइड मीन्स उछल उछल के ना बार बार चेंजेस 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 आ रहे हैं। एरेटिक मीन्स कभी कुछ हो रहा है कभी कुछ हो रहा है। टिमुल्टियस उथल पुथल मची हुई है, अनइवन है चीज़ें। एंटोनिम्स कंसिस्टेंट है, बिल्कुल सेम है, यूनिफॉर्म है, स्टडी है, कोई उथल पुथल नहीं है। तो एथलीट का चेकर्ड करियर था, अप्स एंड डाउन से भरा हुआ था करियर। इसमें बहुत बढ़िया बढ़िया जीत भी थी और बहुत सारे फेलियर्स भी थे। तो कभी विक्ट्री कभी फेलियर, कभी अप कभी डाउन, इस तरह की चीज को क्या बोलते हैं? चेकर्ड। क्लियर सभी को? अच्छा, यहाँ पे हमने ट्यूमल्टस की बात करी। मुझे 30 सिनोनिम्स बता दो किस चीज के, अगर किसी की जिंदगी में उथल पुथल है तो, ट्यूमल्ट है तो 30 से कम में काम नहीं चलेगा। कोशिश करते हैं। पहले टी वाले लिख लेते हैं। टी वाले देखो तीन होते हैं, एक होता है ट्यूमल्ट, एक होता है टर्ब्यूलेंस और एक होता है टर्मोइल। फिर यू वाले लिख लेते हैं। यू वाले दो होते हैं, एक होता है अप्रोर, एक होता है अपहीवल। फिर शोर शराबा है क्लैमर। आप ही लोग मुझे याद करवाना है ना सारे। सी से एक और होता है केओस। हाँ चलो। पैंडेमोनियम। पैंडेमोनियम में सब एक दूसरे के ऊपर चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। डिसऑर्डर है, डिसएरे है, कंफ्यूजन है, सब चीख रहे हैं चिल्ला रहे हैं, कोई शांति नहीं हो रहा है। कमोशन है, मेहम, बेडलम। सब चीख रहे हैं चिल्ला रहे हैं, कोई भी शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा है। रकस, दंगे जैसी सिचुएशन हो गई, दंगे को क्या बोलते हैं? राइट। दंगे, सब चीख रहे हैं चिल्ला रहे हैं, दिन भी बोलते हैं, सब एक दूसरे के ऊपर चीख रहे हैं चिल्ला रहे हैं। हल्ला बलू। हल्ला बलू जैसा एक और वर्ड था, आप लोगों को याद आ रहा होगा, ब्राहू हाहा। ब्राहू हाहा इज ऑल्सो वर्ड, सब चीख रहे हैं चिल्ला रहे हैं। और कोई वर्ड किसी को याद आ रहा हो? हाँ, रकस रह गया मैम, राइट, रकस। कितने हुए? 5, 10, 15, 20 हुए हैं अभी तो बस। अभी तो 10 मोर वर्ड्स टू गो। 10 वर्ड्स और बताओ, बताने हैं आप सभी लोगों को। अच्छा, वो सारे रह गए ना अभी। तबाही सी मच गई है। तबाही सी मच गई है मतलब डिजास्टर, कैटाक्लाइज्म, कैटेस्ट्रोफी, और एक और वर्ड क्या था तबाही का? एपोकैलिप्स। इन सारे शब्दों का मतलब क्या है कि एक तरीके से तबाही सी मच गई है, सब एक दूसरे के ऊपर बस चिल्लाए ही चिल्लाए जा रहे हैं। और कोई वर्ड? नॉइज कह सकते हैं, चलो नॉइज लिख लिया। नॉइज हो गया है। डेवस्टेशन हो गया है, तबाही सी मच गई है, चलो डेवस्टेशन हो गया है। प्रकाश रह गया, प्रकाश नहीं लिखा हमने। हाँ, प्रकाश मीन्स एक तरीके से लड़ाई सी हो रही है। प्रकाश हो गया तो एक और वर्ड होता है फ्यूरोर। इसका मतलब भी क्या होता है? सब एक दूसरे के ऊपर चिल्ला रहे हैं, लड़ाई से। हेवॉक हो गया है, हेवॉक इज ऑल्सो वर्ड, तबाही सी मच गई है, सब एक दूसरे के ऊपर चीख रहे हैं चिल्ला रहे हैं। हाँ, मैस हो गया है, राइट। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, मैस मीन्स कंफ्यूजन। तो 30 वर्ड्स हमने लिखे। ये सारे के सारे वर्ड्स क्या थे? नाउन्स थे। और सबका मतलब क्या था? तबाही सी मच गई है, कंफ्यूजन है, सब चीख रहे हैं चिल्ला रहे हैं, मतलब ये सारे के सारे आपके नेगेटिव टोन के वर्ड्स थे। ऑल ऑफ देम वर नेगेटिव टोन वर्ड्स। चलिए, कैकोफोनी रह गया मैम। हाँ, कैकोफोनी इज व्हाट? बहुत खराब खराब सी आवाजें आ रही है। वापस आ जाते हैं अगले वर्ड पे। द नेक्स्ट वर्ड इज फ्रैंटिक। फ्रैंटिक का मतलब क्या है? आप अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो।
आप फ्रैंटिक हो रहे हो, मतलब बहुत चिंतित हो, फ्राइटेंड हो, या जल्दीबाजी में काम कर रहे हो, या बहुत इमोशनल हो, एक्साइटेड भी आ जाता है कभी कभी फ्रैंटिक में, मतलब आप ना अपने इमोशंस कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हो। जैसे फ्रैंटिक होता है ऐसे ही फ्रेनेटिक भी होता है। ये दोनों वर्ड्स स्पेलिंग बस थोड़ी सी डिफरेंट है, दोनों वर्ड्स का मीनिंग सेम है, मतलब आप अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। फ्रेंजीड भी होता है, राइट, एक और एफ से वर्ड क्या होता है, फ्रेंजीड, मतलब अनकंट्रोलेबली वाइल्ड हो गए हो आप, या तो बहुत ज़्यादा वरिड हो, फ्राइटेंड हो, जल्दीबाजी में काम कर रहे हो, आप पैनिक में हो, डर में हो, एजिटेटेड हो, परेशान हो, हिस्टेरिकल हो, इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। एंटोनिम्स एकदम शांत हो, एकदम कंपोज्ड हो, एकदम रिलैक्स्ड हो। प्लासिड इज ऑल्सो व्हाट, एकदम शांत हो। इक्वेनिमस, इक्वेनिमस इज ऑल्सो व्हाट, एकदम शांत हो। ट्रैंक्विल, एकदम शांत है वो जगह। सीरीन है वो जगह, एकदम शांत है। तो इन सारे शब्दों का मतलब क्या होता है कि वो जगह क्या है, एकदम शांत है। तो उसने एक बहुत ही ज़्यादा कोशिश करी हड़बड़ी में, बहुत ज़्यादा अनकंट्रोल्ड वे में, कि वो अपना लॉस्ट पासपोर्ट पा ले फ्लाइट से पहले। उसका पासपोर्ट खो गया था, तो उसे बहुत कोशिश करी कि उसे उसका पासपोर्ट मिल जाए। अच्छा, कोई इंसान अगर एकदम ही वाइल्ड सा हो गया, अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, तो उसको बोलते हैं गो अमॉक। क्या बोलते हैं, इन अ फ्रेंजी, रन अराउंड लाइक अ हेडलेस चिकन, रन अराउंड लाइक अ हेडलेस चिकन। इनका मतलब क्या होता है कि आप बहुत ही ज़्यादा अनकंट्रोल्ड वे में एक्ट कर रहे हो, एक्ट इन अ वेरी अनकंट्रोल्ड मैनर। अगले पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज इम्पेरेटिवनेस, लास्ट में एनी डबल एस लग रहा है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, नाउन। इम्पेरेटिवनेस मतलब वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। द क्वालिटी ऑफ बीइंग एब्सोल्युटली नेसेसरी, बिल्कुल बहुत ज़रूरी है, उसके बिना काम नहीं चल सकता। इनडिस्पेंसिबिलिटी है, उसके बिना काम नहीं चल सकता। एक्सीजेंसी है, वो चीज़ बहुत अर्जेंट है। कंपल्सरी है वो चीज़। एंटोनिम्स, ट्रिवियलिटी, मामूली सी है। ऑप्शनैलिटी, आपको ऑप्शनल है, करो मत करो। इनकॉन्सिक्वेंस, कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है उसकी। तो इतना ज़रूरी है क्लाइमेट एक्शन, क्लाइमेट को बचाना, कि आप इसको अब इग्नोर नहीं कर सकते। दुनिया भर के लीडर्स इसको इग्नोर नहीं कर सकते, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है क्या, क्लाइमेट को बचाना। चलो इसी बात में मुझे इंपॉर्टेंट वर्ड के कितने सिनोनिम्स बताओगे, 20 बता दो। चलो, कोई चीज़ अगर बहुत इंपॉर्टेंट है, 20 कर पाएंगे, कोशिश करते हैं। चलो, मतलब वो चीज़ कैसी है, क्रूशियल है, वाइटल है, इसेंशियल है, और कैसी है वो चीज़, की है, कोर है, फंडामेंटल है। फंडामेंटल मीन्स उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंस्ट्रूमेंटल है, मेन है, प्राइमरी है, प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल मीन्स हेड है, क्रिटिकल है, इंपेरेटिव, जिस वर्ड का कर रहे थे वो भी लिख लेते हैं, इंपेरेटिव है, मतलब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक हम ना वो यूज करते हैं, एक फॉरेन वर्ड होता है सिने क्वा नॉन। सिने क्वा नॉन का मतलब क्या होता है, ये एक फॉरेन वर्ड है। फॉरेन वर्ड में जो दूसरी लैंग्वेज के वर्ड्स हैं, बट इंग्लिश में ऐसे के ऐसे ही यूज होते हैं, मतलब इसके बिना काम नहीं चलेगा। तो सिने क्वा नॉन का मतलब क्या होगा कि इसके बिना काम नहीं चल सकता। पिवटल है, कॉन्सिक्वेंशियल है, कॉन्सिक्वेंशियल मीन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मोमेंटस है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइम है, उसका प्राइम टाइम चल रहा है, प्राइम टाइम चल रहा है मतलब उसका बहुत इंपॉर्टेंट टाइम चल रहा है, उसके बिना काम नहीं चल सकता। इंडिस्पेंसिबल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल है, चीफ है। चीफ इज व्हाट, समवन हु इज मेन, जो इंसान मेन हो। कितने हो गए, 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ज़्यादा ही करवा दिया आप लोगों ने। तो इसका मतलब क्या है कि वो चीज़ क्या है, वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। चलो, अगर मैं कुछ इडियम्स लिखूं तो नेसेसरी रह गया मैम, राइट, बिल्कुल सही बोला। नेसेसरी तो इतना इंपॉर्टेंट वर्ड कैसे रह गया, नेसेसरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब अगर हम कुछ इडियम्स की बात करें तो वो चीज़ इंपॉर्टेंट है, मतलब लाइफ और डेथ सिचुएशन है।
सिचुएशन कैसी है, डू और डाई। सिचुएशन कैसी है, मेक और ब्रेक। इनका मतलब क्या है कि आप एक ऐसी सिचुएशन पे हो जहां पे आपको एक्शन लेना ही लेना पड़ेगा, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि आप एक्शन ना लो। मतलब वो चीज़ कैसी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं लोगे तो मर जाओगे, नहीं लोगे तो चीज़ें खराब हो जाएंगी। अच्छा, इसी के एक नियर सिनोनिम्स में आते हैं। एक तो हो गया कोई चीज़ इंपॉर्टेंट है, एक दूसरा वर्ड होता है कि कोई चीज़ बहुत कंपलसरी है। तो कंपलसरी के भी मुझे कुछ सिनोनिम्स बता दो। कोई चीज़ अगर बहुत कंपलसरी है तो वो क्या होती है, मैंडेटरी होती है। क्या होती है, वो ऑब्लिगेटरी होती है। मतलब आपको उस चीज़ को फॉलो करना ही करना है, आपको करना ही, आपके ऊपर जबरदस्ती है, मतलब कंपेलिंग है, आपको करना ही करना पड़ेगा, बाइंडिंग है, मतलब यू हैव टू डू इट, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि आप ना करो। चलिए, जितने भी हमने वर्ड्स करे, सारे वर्ड्स का पार्ट ऑफ स्पीच क्या था, ऑल ऑफ देम वर एडजेक्टिव, सारे के सारे वर्ड्स एडजेक्टिव्स थे। वापस आ जाते हैं अगले वर्ड पे। द नेक्स्ट वर्ड इज जीनोम। जीनोम का मतलब क्या होता है, बौना इंसान। तो बौने इंसान को क्या बोलते हैं, बौने इंसान को जीनोम बोलते हैं। छोटा सा क्रिएचर, जो ऐसा लोग विश्वास करते हैं अपनी स्टोरीज वगैरह में कि वो ना किसी खजाने को प्रोटेक्ट कर रहा है। पार्ट ऑफ स्पीच, नाउ अ स्मॉल इमेजिनरी क्रिएचर, जिसको विश्वास किया जाता है कि वो अंडरग्राउंड रहता है और खजाने को प्रोटेक्ट करता है। ड्वार्फ कहते हैं ना बौने इंसान। एल्फ हो गया एक ऐसा इंसान जो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता, सुपर नेचुरल है। गोबलिन आप लोगों ने बहुत सारी मूवीज में सुना होगा, मतलब मिथिकल क्रिएचर है, मतलब ऐसा जो इमेजिनरी है। तो इन दोनों का मतलब क्या होता है, इमेजिनरी क्रिएचर। एंटोनिम्स, जायंट है बहुत बड़ा है, या इंसान है, या मॉन्स्टर है बहुत बड़ा है। तो लेजेंड के हिसाब से एक छोटा सा क्रिएचर था जो उस हिडन ट्रेजर को, उस खजाने को प्रोटेक्ट कर रहा था फॉरेस्ट में। अगले वर्ड पे आते हैं एंग्स्ट। अच्छा, बहुत से लोगों को लगता है कि एंग्स्ट का मतलब एंगर से रिलेटेड है। नहीं, एंग्स्ट इज नॉट एंगर। हमेशा याद रखना, यहाँ पे बहुत कंफ्यूज होते हो, यहीं पे एग्जामिनर फायदा भी उठाते हैं, इसमें एंगर ऑप्शन जरूर देते हैं। एंग्स्ट का मतलब होता है चिंता। तो एंग्स्ट एंगर से नहीं बना है, एंजाइटी से बना है, चिंता है आपको। हाँ, पार्ट ऑफ स्पीच इज नाउन, अ डीप फीलिंग ऑफ एंजाइटी, फियर और इमोशनल डिस्ट्रेस। तो ट्रेपिडेशन, आपको डर लग रहा है, एप्रीहेंशन डर लग रहा है, कॉन्स्टर्नेशन आपको डर लग रहा है, फियर है। एंटोनिम्स, शांत हो, सेरेनिटी शांति है, इक्वानिमिटी शांति है। तो ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट, जो बच्चे ग्रेजुएट कर रहे थे, उनको चिंता हो रही थी जब वो बहुत ही इंपॉर्टेंट करियर डिसीजंस ले रहे थे। उनको क्या हो रही थी, चिंता हो रही थी। अच्छा, अगर आप चिंता कर रहे हो, मतलब बहुत नर्वस हो रहे हो, तो मुझे कुछ इडियम्स बताना नर्वस होने के। आप नर्वस हो रहे हो तो क्या कर रहे हो, शेक इन वंस शूज। आप शूज में क्या कर रहे हो, कपकपा रहे हो। बी अ बंडल ऑफ नर्व्स, मतलब आपको बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है। यू आर ऑन एज, मतलब आप बहुत नर्वस हो, आपको अगले पल गिर सकते हो, तो आपको बहुत नर्वसनेस हो रही है। शेक लाइक अ लीफ, आप लीफ की तरह कपकपा रहे हो। हैव बटरफ्लाइज इन वन स्टमक, आपके स्टमक में क्या हो रही है, बटरफ्लाइज उड़ रही हैं। मतलब आप क्या हो रहे हो, आप बहुत ज़्यादा नर्वस हो रहे हो, आपको समझ ही नहीं आ रहा कि अब मैं करूँ तो करूँ क्या। हाँ, ब्रेक इनटू अ कोल्ड स्वेट, ठंडा पसीना आ रहा है आपको, मतलब आप बहुत ज़्यादा नर्वस हो रहे हो। लूज वन स्कूल, वेरी नाइस। लूज वन स्कूल थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, इसका मतलब हो जाता है कि आपको गुस्सा आ रहा है। ये सारे तो देखो नर्वसनेस वाले थे, है ना, कि आप नर्वस हो रहे हो। और लूज वन स्कूल का मतलब क्या होता है कि आप एंग्री हो रहे हो, आपको क्या आ रहा है, गुस्सा आ रहा है। अच्छा, अगर आपको, आप कप कपा रहे हो, कप कपाने के कौन कौन से वर्ड्स होते हैं, एक वर्ड होता है क्विवर करना, शिवर करना, ट्रैम्बल करना। इन तीनों शब्दों का मतलब क्या होता है कि आप क्या कर रहे हो, कप कपा रहे हो, आप शेक कर रहे हो। गेट कोल्ड फीट कह सकते हैं, राइट, वेरी नाइस। गेट कोल्ड फीट इज व्हाट, आप बहुत नर्वस हो रहे हो, आपके पैर ठंडे पड़ गए। वापस आते हैं,
अगले वर्ड पे द नेक्स्ट वर्ड इज इंसिग्निया। इंसिग्निया मीन्स कोई एक बैज आपको जो दिया गया है, जो आपको बाकी लोगों से अलग करता है, उसको क्या बोलते हैं? इंसिग्निया। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? नाउन। एक बैज, सिंबल या आपको कोई रैंक का जो मार्कर दिया गया है, एम्बलम है, बैज या सिंबल है। जैसे होता था ना बचपन में स्कूल्स में, हेड गर्ल का बैज मिलता था, कैप्टन का बैज मिलता था, तो इट्स लाइक अ बैज। एंटोनिम्स कुछ नहीं है, कोई नाम नहीं है, कोई मार्क नहीं किया आपको। तो ऑफिसर ने मिलिट्री इंसिग्निया जो दिया हुआ था, उसे जो बैज दिया हुआ था, उसको अपने यूनिफॉर्म में अच्छे से पहन लिया, प्राउडली वेयर किया। अच्छा, वेयर करने की बात करें कि इडियम है जो एग्जामिनर का फेवरेट इडियम है, वेयर वंस हार्ट ऑन वंस स्लीव। इस इडियम का मतलब क्या होता है? अगर आप अपना दिल जो है अपनी स्लीव पर वेयर करते हो, इसका मतलब क्या है कि आप सबको अपने इमोशंस के बारे में बता देते हो। मीन्स यू ओपनली टेल एवरीवन अबाउट योर इमोशंस। तो आपके जो भी इमोशंस हैं आप सबको जा जाके बता देते हो, इसका मतलब है यू वेयर योर हार्ट ऑन योर स्लीव। चलिए अगले वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज जिंजरली। जिंजरली मीन्स बहुत सोच समझ के। आप चाय बनाते हो तो अदरक बहुत सोच समझ के डालते हो, है ना, कि कहीं ज़्यादा टेस्ट ना आ जाए। तो जिंजरली मीन्स बहुत ही केयरफुली। पार्ट ऑफ स्पीच आप ही मुझे बताओ, एडजेक्टिव के साथ एल वाई लग रहा है तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? एडवर्ब। बहुत ही केयरफुल मैनर में, सर्कमस्पेक्टली, प्रूडेंटली, टेंटेटिवली, बहुत सोच समझ। एंटोनिम्स बहुत केयरलेसली, केयरलेसली, इम्पेटुअसली, बिना सोचे समझे, इम्पल्सिवली भी कह सकते थे, है ना, मतलब बिना सोचे समझे। तो जो आर्कियोलॉजिस्ट था उसने अपनी पुरानी लिखावट को बहुत ध्यान से उठाया, जिससे कि उसके जितने कमज़ोर पेजेस हैं वो ख़राब हो जाए। तो बहुत सोच समझ के उसने उसको उठाया। चलो केयरफुल की बात कर रहे हैं, मुझे कितने सिनोनिम्स बताओगे केयरफुल के? मुझे केयरफुल और स्किल्ड के मिला के आप मुझे 50 सिनोनिम्स बता दो, बता पाओगे? चलो कोशिश कर लेते हैं। केयरफुल से स्टार्ट करेंगे और फिर स्किल्ड की तरफ जाएंगे, है ना। तो जो इंसान बहुत केयरफुल है तो वो कैसा है? चेरी है, वेरी है, प्रूडेंट है, कॉशियस है, विजिलेंट है, चौकन्ना है, हीडफुल है, उसका ध्यान रहता है, वॉचफुल है, सर्कमस्पेक्ट है, अलर्ट है, अटेंटिव है, मेटिक्यूलस है, सेड्यूलस है। सेड्यूलस इज ऑल्सो बहुत सोच समझ के काम करता है। स्क्रूपुलस वर्ड के दो मतलब होते हैं ना, एक मतलब होता है ऑनेस्ट है और दूसरा मतलब होता है कि बहुत सोच समझ के काम करता है। माइंडफुल है, अवेयर होता है, केयरफुल इंसान बहुत, उसको सब चीज़ों के बारे में आसपास पता होता है कि उसके आसपास क्या हो रहा है। गार्डेड होता है, अपने आप को बहुत प्रोटेक्ट करके चलता है। थॉरो होता है, बहुत गहराइयों में काम करता है। एग्जैक्ट होता है, बहुत सोच समझ के कोई भी एक्शन लेता है। ऐसे ही नहीं कि बस जल्दीबाजी में कोई भी एक्शन ले लिया, नहीं, बहुत सोच समझ के एक्शन लेता है। कॉन्शियस है, हमेशा केयरफुल रहता है कि जो मैं काम करूँ वो एकदम सही करूँ, कहीं मैं कुछ भी गलत काम ना कर दूँ। इतना सोच समझ के ऐसा इंसान एक्शन लेता है। तो ये तो हो गए केयरफुल के। केयरफुल के हमने कुछ थोड़े से और नियर सिनोनिम्स पे आ जाते हैं। नियर सिनोनिम्स में क्या आते हैं? जैसे कि वो इंसान बहुत मेहनती भी है मान लो, तो मेहनती वाले वर्ड्स कौन से हो जाते हैं? एसिडुअस है, इंडस्ट्रियस है, डिलिजेंट है। इन वर्ड्स का मीनिंग क्या हो जाता है कि वो इंसान कैसा है? बहुत हार्ड वर्किंग है। चलो, हाँ, डिस्क्रीट रह गया, राइट, डिस्क्रीट है। डिस्क्रीट मीन्स बहुत केयरफुल है। चलो अब आ जाते हैं दूसरी कैटेगरी पे। दूसरी कैटेगरी हो गई स्किल्ड। तो कोई इंसान बहुत स्किल्ड है तो इसके भी आप मुझे 25 बता दो, इसको तो मुझे लगता है आप लोग 30 बता दोगे। स्किल्ड है, एड्रॉइड है, डेफ्ट है, डेक्स्ट्रस है, अडेप्ट है, एस्ट्यूट है,
ब्रेनी है, सेवी है, सेपियंट है, डिसर्निंग है, प्रोफिशिएंट है, विटी है, श्र्यूड है, कैनी है। थोड़ा सा नेगेटिव टोन में भी आ जाते हैं, बहुत चालाक है। चालाक के वर्ड क्या आ जाते हैं? फॉक्सी है, कनिंग है। ये वर्ड्स किस चीज में आ जाते हैं? चालाक, चालाक में आ जाते हैं। टैलेंटेड है, अपना काम बहुत अच्छे से कर लेता है। मास्टरफुल है, केपेबल है, एफिशिएंट है, पावर है उसमें, पोटेंट है, मतलब पोटेंशियल है उस काम को करने का। एफिकेशियस है, अपने काम को बहुत अच्छे से कर लेता है। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए, ऑलमोस्ट सारे के सारे हो गए। हाँ, तो इन सारे शब्दों का मतलब क्या है कि वो इंसान कैसा है? वो इंसान बहुत ही ज़्यादा स्किल्ड है, उस इंसान को बहुत, हाँ, ट्रेंड है, वाइज रह गया। अभी तो बहुत सारे वर्ड्स वो वाले भी तो रह गए। हाँ, सेगेशियस है, पर्सपिकेशियस है, जुडिशियस है, लॉजिकल है, कॉमन सेंसिकल है, रैशनल है, इंटेलिजेंट है, नॉलेजिएबल है, इंजीनियस है। हाँ, ये सारे वर्ड्स तो रह ही गए थे हमारे। तो इन सब का मतलब क्या है कि वो इंसान कैसा है? बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा है। अच्छा, वो इंसान बहुत पढ़ा लिखा है। पढ़े लिखे के वर्ड्स क्या होते हैं? एरुडाइट है, स्कॉलरली है। ये वर्ड्स किस चीज़ के हैं? पढ़े लिखे के। तो इन सारे शब्दों का मतलब है कि उसको दिमाग है, पढ़ा लिखा है, नॉलेज है, अवेयर है, केयरफुल है, मतलब सारे के सारे पॉजिटिव टोन के आपके वर्ड्स हैं। चलिए वापस आ जाते हैं अगले वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड इज डिम्यूनिशन। लास्ट में आईओएन लग रहा है तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? नाउन। डिम्यूनिशन किस वर्ड से बना है? डिमिनिश वर्ड से बना है। हाँ, डिमिनिश मीन्स वो चीज़ क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। तो डिम्यूनिशन मीन्स कम होती जा रही है। एट्रिशन कम होती जा रही है, अटेनुएशन कम होती जा रही है, कर्टेलमेंट कम होती जा रही है, दिन पे दिन नीचे की तरफ जा रही है। एंटोनिम्स बढ़ाया जा रहा है, उसको ऑगमेंट किया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है। प्रोलिफरेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। प्रोलिफरेशन का मतलब क्या होता है? बहुत तेजी से फैल रही है। एक्रीशन इज इकट्ठी हो रही है। तो जो फ्रेश वाटर रिसोर्सेज कम होती जा रही है, इसकी वजह से चिंताएं बढ़ गई हैं दुनिया भर में वाटर सिक्योरिटी को लेके। क्यों? क्योंकि फ्रेश वाटर की रिसोर्सेज कम होती जा रही है। डिटर्मिनेशन। नेक्स्ट वर्ड इज सबस्यूम। सबस्यूम का मतलब क्या है कि आपने उस चीज़ को अपने अंदर इंक्लूड कर लिया है। एक्शन की बात करें, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? वो तो आपने क्या किया है? उस चीज़ को अपने अंदर इंक्लूड कर लिया, एसिमुलेट कर लिया है अपने अंदर, इनकॉर्पोरेट कर लिया है, एनगल्फ कर लिया है। मतलब आपने उस चीज़ को अपने अंदर क्या कर लिया? साधारण शब्दों में बोलें तो इंक्लूड कर लिया है। आप क्या ले आए हो? ब्रिंग अंडर वन रूफ। एक ही छत के अंदर ले आए हो सारी चीज़ों। एंटोनिम सेग्रीगेट कर लिया, अलग अलग कर लिया, आइसोलेट कर लिया है, अलग अलग कर दिया, एक्सट्रिकेट कर दिया है, बाहर कर दिया है। बाहर करने का और कौन सा वर्ड होता है? एक्सपेल कर दिया है। तो जो रिवाइज्ड पॉलिसी है, जो नई पॉलिसी आई है, वो अलग अलग स्कीम्स को अपने अंदर ही लेके आ रही है, एक ही प्लेटफॉर्म के अंदर इंक्लूड कर रही है। तो एक ही प्लेटफॉर्म के अंदर सारी की सारी पॉलिसीज अब आ जाएंगी। तो नई पॉलिसी ने ये चीज़ करी। नेक्स्ट वर्ड इज डिप्रेव्ड। डिप्रेव्ड इंसान बहुत ही करप्ट इंसान होता है। पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव। जो इंसान बहुत ही गलत होता है उस इंसान को क्या बोलते हैं? उस इंसान को डिप्रेव्ड बोलते हैं। बहुत ही विकेड है, मतलब उसके अंदर कोई मॉरल प्रिंसिपल्स नहीं है, वो कुछ भी कर सकता है, पैसे के लिए कुछ किसी की भी जान तक ले सकता है। डीजेनरेट बहुत ही खराब इंसान। डिबॉश, डी से एक और वर्ड होता है डीबेस्ड। डिप्रेव्ड बहुत ही गंदा इंसान है। रेप्रोबेट बहुत ही घटिया इंसान है। एंटोनिम्स नहीं, एकदम सही काम करता है, एकदम ऑनेस्ट है, इनकरप्टेबल, आप करप्ट कर ही नहीं सकते, एकदम परफेक्ट इंसान है। तो कोर्ट ने बहुत ही ज़्यादा पनिशमेंट दिया इतने घटिया क्रिमिनल्स को जिन्होंने इतना घिनौना, सीनियर्स मीन्स घिनौना, जिन्होंने इतना घिनौना साइबर फ्रॉड किया। तो कोर्ट ने क्या किया? उनको बहुत ही सिवियर पनिशमेंट। समझ आई वोकैबुलरी सभी को? चलिए आ जाते हैं आज की स्टोरी पे।
तो एक कोशिश करना बेटा, जब आप स्टोरी पढ़ रहे होगे, जो जो वर्ड आएगा जो हमने पढ़ा है वो वर्ड को तेज तेज बोलना है ना, उसका मीनिंग। इससे क्या होता है, जब आप किसी चीज को तेज तेज बोलते हो ना, तो आपको अच्छे से याद हो जाती है। एक चीज और सभी के लिए, जितने बच्चे सेशन देख रहे हैं, अभी तक सबने सेशन को लाइक नहीं किया है, तो एक बार मैं रिक्वेस्ट करूंगी सभी को, एक बार तुरंत की तुरंत सेशन को लाइक कर देंगे सभी लोग। चलिए, द इम्पेरेटिवनेस कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंस कह सकते हैं ना। सही रास्ता चुनना अपने लिए। कर दिया लाइक सभी लोगों ने? 5600 बच्चे देख रहे हैं, 5600 लाइक्स हो गए। आज की कहानी है सिद्धार्थ की। सिद्धार्थ एक बहुत ही यंग मंक थे। मंक कौन होते हैं? जो दुनियादारी छोड़ देते हैं। उनका पास्ट कैसा था? चेकर्ड। चेकर्ड का मतलब क्या था? अप्स एंड डाउन्स का, है ना, वेरीड, फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स। मोनेस्ट्री आने से पहले वो बहुत ही डिसऑनेस्ट लोगों के बीच में रहते थे, और उन्होंने ऐसी चीजें की थी जिसकी वजह से बहुत शर्मिंदा हुए वो। हालांकि अब उन्होंने बहुत ही सेक्रेट मीन्स पवित्र, इंसेंजनिया मीन्स सिंबल, मोनास्ट्री का बहुत ही पवित्र एक सिंबल पहन लिया है, लेकिन फिर भी उनके अंदर बहुत एंग्स्ट है। एंग्स्ट मीन्स चिंता, मतलब एंजाइटी। अभी भी उनके अंदर बहुत एंजाइटी है जो उनको ट्रबल करती है जब भी उनको अपनी पुरानी जिंदगी याद आती है। एक रात को एक बहुत ही फ्रैंटिक, फ्रैंटिक मीन्स जो कंट्रोल ना कर पा रहा हो अपने आप को, है ना, वाइल्ड कह सकते हैं, वाइल्ड या अनकंट्रोल्ड, या जो बहुत डर रहा हो, पैनिक्ड विलेजर आया और उसने भीख मांगी उन मंक से कि हमारा विलेज बचा लो। एक बहुत ही डिप्रेव, डिप्रेव मीन्स करप्ट, एक बहुत ही करप्ट रूलर से जो गरीबों को एक्सप्लॉइट कर रहा है। सिद्धार्थ को समझ में आया कि कितनी ज़्यादा ज़रूरत है, इम्पेरेटिवनेस मीन्स इंपॉर्टेंस है एक्शन लेने की। लेकिन उनके टीचर ने उनको वार्निंग दी कि करेज अगर आप है, अगर आप ताकत दिखाते हो, लेकिन अगर विजडम नहीं रखते हो तो आपको और भी ज़्यादा दुख होगा। तो सिद्धार्थ ने फॉरेस्ट से ट्रैवल किया। उन्होंने एक छोटा सा स्टोन जिनोम, जिनोम का मतलब क्या होता है वैसे? ड्वार्फ, बौना। यहाँ पे जिनोम का मतलब है छोटा सा, तो छोटा सा स्टोन देखा उन्होंने, एक अबैंडन में जिसको त्याग दिया था। श्रीन का मतलब एक पवित्र जगह हो सकती है, जिसमें एक टैबलेट थी, मतलब एक स्क्वायर सा था, जिसमें क्या लिखा हुआ था कि जो राइट पाथ जो होता है वो कभी भी आसान नहीं होता। तो वो बहुत ही जिंजरली, जिंजरली का मीनिंग क्या था? केयरफुली, बहुत ही केयरफुली उस डेंजरस माउंटेन के रास्ते से गुजरे, और उन्होंने उन वर्ड्स के बारे में सोचा। जब वो फाइनली रूलर से मिले तो सिद्धार्थ को कोई गुस्सा नहीं आया, उन्होंने कोई बदला नहीं लिया उस रूलर से। उन्होंने बहुत प्यार से बात करी, जस्टिस को लेके, जिम्मेदारी को लेके, और उस दर्द को लेके जो सेल्फिशनेस से होता है। ग्रेजुअली, धीरे धीरे क्या हुआ? डिम्यूनेशन, डिम्यूनेशन मीन्स कम हो गई, डिक्रीज हो गई दुश्मनी, हॉस्टिलिटी मीन्स खराब भावनाएं उस रूलर के हार्ट में, और उसने अग्री किया कि वो विलेजर्स की लैंड वापस कर दे। सिद्धार्थ ने रियलाइज किया कि जो करेज उनके अंदर आया था, इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपने पास्ट को डिस्ट्रॉय करें, बल्कि जो जो सीखा है उन्होंने अपने खराब पास्ट से, उसके लेसन्स को इंक्लूड करें एक बड़े पर्पस में। तो उन्होंने पेशेंस चूज किया, सब्र चूज किया वायलेंस के ऊपर, सच्चाई चूज करी डर के ऊपर। तो उन्होंने अपनी पुरानी गलतियों को बदला विजडम में, और प्रूव किया कि जो राइट रास्ता है वो आपसे सैक्रिफाइस मांगेगा, लेकिन आपको हमेशा शांति और रिस्पेक्ट की तरफ ले जाए। तो जितने भी हमने वर्ड्स किए थे वो सारे के सारे हमने रिवाइज। तो राइट पाथ आसान नहीं होता है, बट जब आप सच को चूज करते हो, पेशेंस को चूज करते हो, करेज को चूज करते हो, तो आपकी जिंदगी भी और आपके आसपास वालों की भी जिंदगी अच्छी हो जाती है। समझ आई वोकैबुलरी सभी को? जितने भी हमने वर्ड्स पढ़े हैं वो सारे के सारे यहाँ दे रखे हैं, आप उनको पढ़ सकते हैं यहाँ से। टेलीग्राम आपको, सॉरी, पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे शेयर हो जाएगा, वहां से आप इसको रिवाइज जरूर कर लेना। हमारी कोशिश रहती है बेटा, स्टोरीज के थ्रू हम कुछ ना कुछ ऐसी चीजें पढ़ें जो हमारी लाइफ को अच्छा बनाए। पता है, एक चीज है जो हमेशा आपको हेल्प करेगी लाइफ में, हमेशा हेल्प करेगी। अभी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो सकता है बाद में कुछ और फेजेस में, हमेशा इस चीज को याद रखना, पेशेंस रखो, लगातार मेहनत रखो, और अपने ऊपर विश्वास रखो। बिलीव ऑन योरसेल्फ।
पेशेंस अगर रखोगे, लगातार मेहनत करते चले जाओगे और अपने ऊपर विश्वास रखोगे, तो ऐसी कोई चीज नहीं है जिसको आप नहीं पा। यू कैन अचीव एवरीथिंग इन लाइफ, बट ये 3 चीजें बहुत जरूरी। इसको ट्रिपल पी कहते हैं, पेशेंस, परसिवियरेंस एंड पॉजिटिव एटीट्यूड। चलिए आ जाते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स पे। पहला वर्ड है श्रीयु। श्रीयु किसको बोलते हैं? एक ऐसी विमेन जो बहुत लड़ाई वड़ाई करती है, अ बैड टेम्पर्ड एंड क्वारलसम विमेन। तो हर कोई आर्ग्यू नहीं करता था उस श्रीयु से, क्योंकि वो बहुत गंदा गंदा बोलती है। टैनरी, जहाँ पे एनिमल्स की स्किन से लेदर बनाया जाता है, टैनरी बोलते हैं। अच्छा, एनिमल्स की स्किन को हटा के ऑब्जेक्ट्स पे जो चढ़ाया जाता है, ये भी एग्जामिनर का फेवरेट वर्ड है, इसको बोलते हैं टैक्सीडर्मी। टैक्सीडर्मी का मतलब क्या होता है? डर्मा मीन्स स्किन, टैक्सी मीन्स एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। तो जब एनिमल्स के ऊपर से स्किन हटा के उसको पर्स और बेल्ट्स वगैरह पे लगाते हैं, तो उसको बोलते हैं टैक्सीडर्मी। थियोगैमी, थियो का मतलब होता है भगवान, गैमी का मतलब होता है शादी। तो जब भगवानों की शादी करवाई जाती है उसको बोलते हैं थियोगैमी। विग्नेटिस मतलब आप क्या कर रहे हो, किसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए, या तो कुछ ड्राइंग बना रहे हो या पूरा का पूरा सीन बना रहे हो, तो किसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए आप ड्राइंग बनाते हो, उसको बोलते हैं विग्नेटे। अगर आपने देखा होगा, आप लोगों के पास सक्सेस नो मोर एन इल्यूजन बुक है, आई थिंक सभी के पास होगी ये बुक। तो इसमें जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, हर चैप्टर के बाद आपको एक विग्नेट भी शेयर किया है, जिससे कि जो पूरा उस चैप्टर में एक्सप्लेन किया है उसके बाद एक स्केच है उस बात को आपके अंदर तक पहुंचाने के लिए। तो जिसके पास बुक है वो उस चीज को जरूर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन है। चलिए आ जाते हैं फ्रेजल वर्ब्स पे। पहला है ग्रॉस आउट। ग्रॉस आउट मीन्स आप किसी को बहुत खराब फील करा रहे हो, डिस्गस्टेड, सिक, मतलब बहुत ही गंदा फील कर रहे हो, उसको क्या बोलते हैं? ग्रॉस आउट। तो इतना सड़े हुए जो फूड की स्मेल आ रही थी, उसने मुझे बहुत डिस्गस्टिंग फील कराया, बहुत खराब फील कराया। ग्रो अपार्ट क्या होता है? जब नया नया रिलेशनशिप होता है तो पहले तो बहुत पास आते हैं, हाँ? फिर अगर उस रिलेशनशिप में अगर प्यार ना हो तो क्या होता है? पीपल ग्रो अपार्ट। तो ग्रो अपार्ट का मतलब क्या है? दूर हो जाते हैं। ग्रो बैक, ग्रो बैक तो बहुत ईजी है, आपने किसी पेड़ की शाखा को काट दिया, उसके बाद वो अपने आप ग्रो बैक कर दी, मीन्स कट होने के बाद दोबारा से ग्रो हो जाना। ग्रो इनटू, आप धीरे धीरे किसी चीज में कन्वर्ट हो रहे हो, तो वो जो है धीरे धीरे सक्सेसफुल लीडर में कन्वर्ट हो गई, मीन्स ग्रो इनटू। कीप योर शोल्डर टू द व्हील, मतलब बहुत मेहनत कर रहे हो आप, यू आर वर्किंग वेरी वेरी हार्ड, हद से ज्यादा मेहनत कर रहे हो, या कीपिंग योर शोल्डर इनटू द व्हील। गो फॉर ब्रोक, इसका मतलब क्या है? आपने सब कुछ दांव पे लगा दिया है सक्सेसफुल होने के लिए। तो अगर आपने सब कुछ दांव पे लगा दिया है, मीन्स गो फॉर ब्रोक। वैसे ब्रोक किस इंसान को बोलते हैं? जिसके पास कोई पैसा नहीं होता, ही इज ब्रोक। तो अगर मैंने बोला ही इज ब्रोक, इसका मतलब है उसके पास कोई पैसा नहीं है। तो गो फॉर ब्रोक मतलब आपने सब कुछ दांव पे लगा दिया है सक्सेसफुल होने के लिए। डिग इन योर हील्स, बहुत जिद्दी हो आप, हाँ? अपने आप को चेंज नहीं कर रहे हो, या कोई भी चीज कर रहे हो, कोई भी चीज आपने ठान लिया है, उस चीज से हट नहीं रहे हो, कितनी भी मुश्किलें आ रही हैं, डिग इन योर हील्स मीन्स बहुत एडमेंट हो, बहुत जिद्दी हो रहे हो। कीप एट इट, लगातार मेहनत कर, रुक ही नहीं रहे हो। स्टिक टू योर गन्स, लगातार मेहनत कर रहे हो, जो ठान लिया वो ठान लिया, उससे हट नहीं रहे हो। स्टिक टू योर गन्स। समझ आई वोकैबुलरी सभी को? ये स्टोरी सभी लोग टेलीग्राम चैनल से पढ़ेंगे। आ जाते हैं आज के आर्टिकल पे, बट उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी सभी से, जितने लोगों ने सेशन को लाइक नहीं किया है, एक बार तुरंत के तुरंत लाइक कर देंगे। एवरीवन विल लाइक द सेशन। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात, आप लोगों ने कल परफेक्शन बैच की क्लास की होगी। कल काफ़ी सारे बच्चों ने परफेक्शन 8.0 को ज्वाइन किया था। तो कल हमने परफेक्शन बैच की पहली क्लास की थी, आज हम उसकी दूसरी क्लास करेंगे। हमने सेंटेंस रीअरेंजमेंट या पैराजम्बल्स जिसको बोलते हैं वो टॉपिक स्टार्ट किया था। तो कल हमने एकदम प्रीलिम्स लेवल किया था, आज हम थोड़ा सा मॉडरेट लेवल करेंगे, और कल की क्लास में उसका थोड़ा सा और भी ऊपर वाला लेवल करेंगे। क्लासेस थोड़ी सी लंबी है इस वीक,
क्यों? क्योंकि इस वीक मंडे ट्यूसडे आपकी क्लास नहीं हुई थी, वेंसडे में नहीं हुई थी, तो इस वजह से क्लासेस लंबी भी चल रही हैं और सैटरडे संडे भी आपकी क्लासेस होंगी। जितने लोगों ने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया हुआ है वो प्रोफेशनल बैच को आज के आज ज्वाइन कर सकते हैं। बट सबसे पहले इंट्रोडक्टरी क्लास देखना और कल वाली क्लास देखना, फिर आज वाली क्लास में आना स्टार्ट करना। इस चीज़ को मेक श्योर करना, इंट्रोडक्टरी क्लास और जो प्रीलिम्स वाली क्लास हुई है वो देखना कल वाली, फिर मॉडरेट और एडवांस लेवल में आप आ सकते हैं। कोई डाउट कोई क्वेरी होगी मैं लास्ट में हैंडल कर लूँ, लास्ट में बता दूंगी प्रोफेशनल मैच को कैसे ज्वाइन कर सकते हो। अब आ जाते हैं आर्टिकल पे, स्टॉप द स्कैम। स्कैम मीन्स घोटाला, घोटाले को रोको। डिजिटल अरेस्ट का जो मेनेस मीन्स खतरा चल रहा है, स्कैम मीन्स घोटाला। चलो देखते हैं ऑथर क्या कर रहे हैं। मैं परफेक्शन बैच के बारे में सारी डिटेल्स लास्ट में दूंगी, अब आर्टिकल पे फोकस करेंगे सभी लोग। चलिए देखते हैं ऑथर क्या कह रहे हैं। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जो ऑर्डर आया अगस्त 4 को ऑन द डिजिटल अरेस्ट मेनेस, तो मेनेस मीन्स एक तरीके से जो खतरा चल रहा है, इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया। इज नोटेबल, ये नोट करने लायक है, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फॉर नॉट बीइंग ल्योर्ड इनटू कॉम्प्लिकेंसी। क्यों? क्योंकि ये ना ल्योर्ड इनटू का मतलब होता है अट्रैक्टेड। ये किस चीज की तरफ अट्रैक्ट नहीं हुआ है, ये किस चीज की तरफ मूव नहीं किया है, ये कॉम्प्लेसेंसी की तरफ मूव नहीं किया। कॉम्प्लेसेंसी का मतलब क्या होता है कि मैं अपने आप से बहुत सैटिस्फाइड हूँ, जो मैं कर रहा हूँ बिल्कुल परफेक्ट कर रहा हूँ। तो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है वो ऐसा नहीं है कि इंडिया जो कर रहा है वो एकदम परफेक्ट कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर दिखाता है कि हमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है। आफ्टर ऑल, मतलब आफ्टर ऑल का मतलब क्या होता है, जब आप किसी चीज पे जोर डाल रहे हो तो आप यूज करते हो आफ्टर ऑल। तो आफ्टर ऑल इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, तो ये जो पूरा का पूरा सेंटर है, ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी जो रिपोर्ट आई है उसने क्या दिखाया है, इसकी रिपोर्ट ने हमको दिखाया है कि जो कंप्लेंट्स हो रही हैं नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पे, जो कंप्लेंट्स हैं वो कम हो गई हैं। पहले जो कंप्लेंट्स थी वो 1,23,672 1,23,672 थी 2024 में। अब वो कितनी रह गई है? 58,249 रह गई है 2025 में। और ये अगर मैं हम फर्स्ट 6 मंथ्स की बात करें 2026 की, तो इस सिर्फ 16,377 है। मतलब कंप्लेंट्स अब कम होती जा रही है। द कोर्ट कॉल द फिगर्स, कोर्ट ने क्या बोला कि ये जो नंबर्स हैं ये बहुत ही एनकरेजिंग है। सर्टेनली मीन्स डेफिनेटली, तो ये जो नंबर्स हैं ये डेफिनेटली अच्छे हैं, एनकरेजिंग है कि ये कम होती जा रहे हैं। एंड डायरेक्टेड, डायरेक्टेड मीन्स ऑर्डर्ड, और कोर्ट ने क्या किया? ऑर्डर किया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कि वो सर्कुलेट करे, वो फैलाएं एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या होता है? एसओपी। एसओपी क्या होता है कि अगर कोई केस आता है तो किस तरीके से एक्शंस लिए जाएंगे, उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। तो कोर्ट ने बोला कि एक एसओपी फैलाया जाए कि किस तरह से एक्शंस लिए जाएंगे फॉर टेम्पररी डेबिट होल्ड्स ऑन म्यूल अकाउंट। अच्छा, म्यूल अकाउंट समझते हो क्या होता है? म्यूल अकाउंट होता है कि मान लो कि मुझे ना पैसा मंगाना है कहीं से। अब मैं डायरेक्ट तो अपने अकाउंट में पैसा नहीं मंगा सकती, अदरवाइज मैं पकड़ी जाऊंगी। और अगर मैं मान लो एक क्रिमिनल हूं तो मैं पकड़ी जाऊंगी। तो म्यूल अकाउंट क्या किया जाता है? एक से दूसरे अकाउंट में, दूसरे से तीसरे अकाउंट में, तीसरे से चौथे अकाउंट में, चौथे से पांचवें अकाउंट में, ऐसे करके पैसा ट्रांसफर किया जाता है, जिससे कि अल्टीमेटली किसके पास पैसा गया वो पकड़ा ना जाए। तो जो बीच में ट्रांसफर वाले अकाउंट्स होते हैं उनको बोलते हैं म्यूल अकाउंट्स। तो टेम्पररी डेबिट होल्ड्स, तो थोड़े समय के लिए डेबिट को रोक दिया जाए म्यूल अकाउंट्स में। स्टेट्स नोटिफाई करेंगी
साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर्स को, तो स्टेट्स को बताना होगा इन सेंटर को, और ये ऑपरेशनलाइज करेंगी, मतलब करेंगी, इसको बोलते हैं E0 FIR। तो जो लोग इसके अगेंस्ट FIR करवाएंगे उसको क्या बोला जाएगा, E0 FIR, और इन सेंटर्स को उसके बारे में बताया जाएगा। एंड एन इंटर डिपार्टमेंटल कमिटी, और एक कमिटी बनाई जाएगी टू एग्जामिन जांचने के लिए कि जो विक्टिम है जिसके साथ ये फ्रॉड हुआ है उसको किस तरीके से कंपेंसेशन दिया जाए, इसका पूरा का पूरा एक सिस्टम बनाया जाएगा। तो कोर्ट ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ये सब करने के लिए बोला है। थैंक्स टू एडवाइजरीज, तो जो एडवाइजरीज आए हैं, मतलब जो सजेशंस आए हैं, पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट्स आए हैं बैंक से, टेलीकॉम ऑपरेटर से, पुलिस से। अब आप देखते होंगे तो जब भी आप किसी को कॉल करते हो तो कभी कभी टेलीकॉम ऑपरेटर की तरफ से आपको आता है कि अगर आपसे कोई भी OTP मांगे या कोई भी आपसे कॉल करके ये चीज़ पूछे तो आप उसको मत देना, ये फ्रॉड हो सकता है। तो और फिर बैंक भी आपको मैसेजेस भेज रही हैं, तो बैंक लोगों को मैसेजेस भेजती हैं, जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं जियो वगैरह, ये आपको मैसेजेस दे रहे हैं, ये आपको रिकॉर्डिंग सुना रहे हैं। तो इन सब की वजह से पुलिस भी हेल्प कर रही है। इन सब की वजह से अब बहुत ही कम सीनियर सिटीजन्स जो हैं और बाकी लोग जो हैं वो इन घोटालों के विक्टिम्स बन रहे हैं, इनके जाल में आ रहे हैं। मतलब ये चीज़ कम हो गई है, पहले बहुत हुई थी, अब नहीं। मैम अमिताभ बच्चन बोलते हैं, हाँ। तो अभी क्या हुआ था, ये जो घोटाले थे कुछ समय पहले बहुत ज़्यादा हो रहे थे, और ये लोग सक्सेसफुल क्यों हुए थे? ये लोग सक्सेसफुल इसलिए हुए थे क्योंकि जो सीनियर सिटीजन्स थे या फिर जो बूढ़े लोग थे या फिर जो ओल्डर लोग थे, उनको पता नहीं था कि इस तरीके से हो सकता है चीज़ें। तो विच हैव सक्सीडेड। तो अच्छा, ये विच किसके लिए है? एक सेकेंड, ये विच अगर स्कैम्स के लिए, कि स्कैम सक्सेसफुल इसलिए हुए थे क्योंकि जो ओल्डर विक्टिम्स हैं वो फॉलो करते थे अथॉरिटी को, और उनको लगता था कि कहीं कोई लीगल ट्रबल ना हो जाए, तो जो उनको बोला जाता था वो उस चीज़ को फॉलो करते थे। डिफरेंस का मीनिंग क्या होता है? रिस्पेक्ट करना, फॉलो करना। और उनको लगता था कहीं कोई लीगल ट्रबल ना हो जाए, तो इसलिए जो उनको फोन में बोला जाता था वो उसको फॉलो करते थे, और फिर क्या होता था, वो उन स्कैम्स में फंस जाते थे। लीगल ट्रबल क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि सीनियर सिटीजन्स को या ओल्डर लोगों को क्या बोला जाता था फ़ोन करके कि आपको इस बात को पुलिस को नहीं बताना है, अगर आप इस बात को पुलिस को बताएंगे तो आपके ऊपर केस हो जाएगा, या ये हो जाएगा या वो हो जाएगा। तो बेसिकली वो उनको डर लगता था, तो वो झांसे में आ जाते थे और वो विक्टिमाइज्ड हो जाते थे। तो अब इतने सारे मैसेजेस आ रहे हैं, सब काम कर रहे हैं इसके ऊपर, इसकी वजह से इस तरह के जो केसेस हैं वो कम हो गए। अगला पैराग्राफ पढ़ेंगे सभी लोग। चलिए आगे पढ़ते हैं, देखते हैं ऑथर क्या कह रहे हैं। फिर भी जो स्कैमर्स हैं, जो लोग घोटाला करते हैं, फाइंड इट ईजी, उनको ईजी लगता है कि वो यूथ को टारगेट करें और प्रोफेशनल्स को टारगेट करें, और जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनको टारगेट करें जिनके पास एडवाइसरीज पहुंची नहीं। तो जिन लोगों के पास अभी तक एडवाइसरी नहीं पहुंची है उन लोगों को अभी भी टारगेट किया जा रहा है। एंड देयर हैव बीन वेरी फ्यू कन्विक्शंस, और बहुत ही कम लोगों को जेल में डाला गया है। कन्विक्शंस का मीनिंग क्या होता है? इनकार्सरेशन। इनकार्सरेशन मीन्स जेल में डालना। तो बहुत ही कम लोगों को जेल में डाला गया है अभी तक, डिस्पाइट स्क्रूटनी, हालांकि जांच चल रही है। स्क्रूटनी मीन्स जांच, तो हालांकि जांच चल रही है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, उसके बावजूद भी बहुत ही कम लोग हैं जिनको जेल में डाला गया है। विच सजेस्ट दैट,
जो हमें क्या बता रहा है, जो हमको बता रहा है कि लॉ एनफोर्समेंट जो है, जो लॉ को एनफोर्स किया जा रहा है, लॉ को लागू किया जा रहा है, इसको थोड़ा सा फास्ट करना पड़ेगा अगर हमें टैकल करना है, मतलब डील करना है इन घोटालों के साथ। द डिजिटल स्कैमर्स, अब जो डिजिटल स्कैमर्स हैं, जो डिजिटल घोटाला करने वाले हैं, ये कैसे प्रूव हुए कि ये लोग ना बहुत ही ज्यादा, क्या कह सकते हैं, ये लोग बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं, शातिर वर्ड यूज करते हैं। तो ये लोग क्या है, बहुत ही निम्बल है। निम्बल का मतलब क्या होता है, बहुत ही फ्लेक्सिबल है, अपने आप को चेंज कर लेते हैं, अपने आप को नई टेक्नोलॉजी से एडजस्ट कर लेते हैं, इस तरह के लोग हैं। तो जो घोटाले करने वाले हैं, ये अपने मॉडस ऑपरेंडी का मीनिंग क्या होता है, वे ऑफ ऑपरेशन। तो जिस तरीके से काम करते हैं ना, उसमें ये बहुत ही फ्लेक्सिबल है। ये हर बार अपनी टेक्नोलॉजी चेंज कर लेते हैं। ये वाली टेक्नोलॉजी लोगों को पता लग गई, चलो कोई बात नहीं, अगली टेक्नोलॉजी कर लो। ये वाली के बारे में पता लग गया, कोई बात नहीं, चेंज कर लो। तो ये क्या करते हैं, ये रूट करते हैं कॉल्स को सिम बॉक्सेस के थ्रू। तो सिम बॉक्सेस के थ्रू ये कॉलिंग करते हैं, जिससे कि पता ही नहीं चलता, मास्क मीस कवर हो जाता है या हाइड हो जाता है ये कॉल कहाँ से आया। और ये ऐसा लगता है कि ये इंडियन नंबर से ही कॉल आया है। तो ये बैठ के तो कहीं और कॉल कर रहे होते हैं, है ना, ये बैठ के तो कहीं और कॉल कर रहे हैं, लेकिन लगता है ऐसा है कि कोई इंडियन नंबर से ही कॉल आया आपके पास। और ये बहुत सारे म्यूल अकाउंट्स यूज करते हैं, ट्रांसफर करने के पैसे को अकाउंट्स यूज करते हैं बहुत सारी स्टेट से, जिससे कि जो फंड्स हैं वो बहुत ही स्विफ्टली, बहुत ही फास्ट मूव कर जाए और उनके पास आ जाए। दे आर नाउ नोन, और अब तो ये डिप्लॉय कर रहे हैं। डिप्लॉय मीन्स यूज कर रहे हैं। किस चीज को यूज कर रहे हैं, डीप फेक्स को ऑन वीडियो कॉल्स। तो वीडियो कॉल करते हैं और ऐसा लगेगा आपको कि वीडियो कॉल में आप एक तरीके से वहां के इंस्पेक्टर से ही बात कर रहे हो। मतलब इस तरीके से डीप फेक भी यूज किए जाते हैं, जिससे कि वो ड्यूप कर रहे हैं। ड्यूप मीन्स धोखा दें विक्टिम्स को, और वो अनट्रेसेबल हो, इन्वेस्टिगेटर्स उनको ढूंढ ही ना पाए। इन इफेक्ट वास्तव में जो फ्रॉडस्टर्स हैं, जो लोग ये घोटाला करते हैं, ये एक कदम आगे होते हैं उनसे जो उनके पीछे पड़े। तो हमारी पुलिस से एक कदम आगे। कोर्ट्स इंसिस्टेंस मीन जोर डालना। तो कोर्ट जो जोर डाल रहे हैं ऑन रिस्टोरिंग मनी, कि पैसा वापस लेके आओ। तो कोर्ट्स पूरी तरीके से जोर डाल रहे हैं कि पैसा वापस लेके आओ। और ये चीज 36,290 केसेस में हो चुकी है, जिसमें 18.0.5 करोड़ रुपीस इन्वॉल्व थे। एंड ऑन द स्विफ्ट मीन्स बहुत ही फास्ट, डिस्पोजिंग ऑफ मीन्स खत्म करो अकाउंट फ्रीज के जो केसेस हैं, उनको भी जल्दी से जल्दी खत्म किया जाए। साथ के साथ डिटेक्शन सिस्टम भी ढूंढे जाए, जैसे कि म्यूल हंटर। तो म्यूल अकाउंट्स को ढूंढने के लिए डिटेक्शन सिस्टम भी लगाया जाए। तो ऑथर ने वही बोला कि ये लोग जो है किस किस तरीके से लोगों को धोखा देते हैं। ये हमेशा एक कदम आगे रहते हैं, ये नई नई टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। तो कोर्ट ने बोला कि भाई आप काम करो इस पे, म्यूल अकाउंट्स को ढूंढो, जल्दी जल्दी केसेस को खत्म करो, पैसा वापस लेके आओ। तो कोर्ट ने इन सब चीजों को लेके डायरेक्शंस दिए। पैसेज समझ आ रहा है सभी को? चलो अगला पैसेज पढ़ेंगे सभी लोग। चलो अगला पैराग्राफ, ऑथर क्या कह रहे हैं। एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब यूज किया जा रहा है 20 से ज्यादा बैंक्स में। विल हेल्प, ये क्या करेगा, लिमिट मीन्स रिड्यूस, ये डैमेज को कम करने की कोशिश करेगा। इवन व्हेन द परपेट्रेटर्स कौन होते हैं, षड्यंत्रकारी, मतलब जो क्रिमिनल्स हैं, जो गलत काम करें, अगर इनको पकड़ा भी ना गया और अगर इनको जेल भी नहीं की गई, फिर भी डैमेज कम किया जा सकता है। किस चीज की हेल्प से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प से। बट कन्विक्शंस आर रेयर, बट जेल वेल में नहीं डाल पाते इन लोगों को। क्यों नहीं डाल पाते जेल वेल में, क्योंकि इनमें से बहुत सारे जो फ्रॉड और जो एक्सटॉर्शन मीन्स पैसा लेना, तो ये जो पैसे लेने वाली स्कीम जो चल रही है वो इंडिया में है ही नहीं।
ये तो स्कीम्स ओवरसीज से चलती है। स्कैम मीन्स घोटाले, कंपाउंड मीन्स पूरी पूरी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं। तो पूरे पूरे घोटाले करने वाली कंपनीज की बिल्डिंग्स बनी हुई हैं म्यांमार में, ये जो गोल्डन ट्रायंगल है इसमें और कैम्बोडिया में। तो इस जगह ये पूरे पूरी कंपनीज चल रही हैं घोटाला करने की इंडियंस के साथ, तो इनको पकड़ नहीं पाते क्योंकि इंडिया के बाहर होते हैं। म्यांमार में तो ये जो स्कैम सेंटर्स हैं ये बहुत ही तेजी से प्रोलिफरेट कर रहे हैं। प्रोलिफरेट मीन्स स्प्रेड कर रहे हैं। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑफिशियल पेट्रोनेज मिल रहा है इनको, मतलब सरकार का सपोर्ट मिल रहा है इनको। मतलब म्यांमार में तो इन सेंटर्स को डायरेक्ट भी सरकार सपोर्ट कर रही है और इनडायरेक्ट भी, ऑफिशियल मीन्स ऑफिसर्स का सरकार का पेट्रोनेज भी सपोर्ट मिल रहा है। इवन एज रिसेंटली, अभी अभी जो स्क्रूटनी हुई, अभी अभी जो जांच हुई, उसने रेड करी, प्रोड्यूस रेड्स दैट वर लार्जली फॉर शो। मतलब वहां की सरकार ने क्या बोला, इंडिया तुम परेशान मत हो, हम ना रेड करते हैं। और वहां की सरकार ने रेड करी और वो रेड सिर्फ दिखावे के लिए थी। और ये जो सेंटर्स थे उन्होंने, वहां की सरकार ने इन सेंटर्स को दूसरे एरियाज में शिफ्ट कर दिया। और वो कहाँ पे किया, तो कॉन्फ्लिक्ट रिडन कंट्री, मतलब ऑलरेडी लड़ाइयाँ चल रही हैं उस कंट्री में। उन्होंने क्या किया, तुम परेशान मत हो इंडिया, हम रेड करते हैं। और हमें सिर्फ रेड कर दिखाने के लिए उन्होंने रेड करी, पहले ही सारे के सारे सेक्टर्स को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया था। तो मतलब वहां की सरकार भी इनको सपोर्ट कर रही। आफ्टर बीजिंग्स क्रैकडाउन, फिर चाइना ने इनके ऊपर क्रैकडाउन किया, मतलब स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए। इन 2023 चाइना ने भी एक्शन लिया इनके अगेंस्ट। क्यों? क्योंकि ये जो स्कैम सेंटर्स थे ये चाइनीज विक्टिम्स को भी टारगेट कर रहे थे। तो सिर्फ इंडिया के लोगों को नहीं, ये चाइना के लोगों को भी टारगेट कर रहे थे। तो चाइना की सरकार ने इनके खिलाफ एक्शन लिया। फिर स्कैमर्स ने क्या बोला, भाई चाइना के साथ तो नहीं कर सकते, चाइना की सरकार तो हमारी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देगी हमारे लिए। तो इन्होंने बोला हम ना फोकस शिफ्ट करते हैं, हम दूसरी कंट्री पे जाते हैं, चाइना के साथ पंगा नहीं लेंगे हम। तो उन्होंने इंडियंस पे फोकस शिफ्ट किया और इंडियंस को ट्रैफिक भी किया जा रहा है। मतलब अब देखो, इंडिया के बंदे से पैसा निकलवाना है तो सामने वाला बंदा अगर इंडियन होगा तभी तो पैसा निकलवा पाएगा। कोई आपसे म्यांमार का बंदा बात करेगा या किसी और कंट्री का बंदा बात करेगा, आप समझ जाओगे फ्रॉड है। तो वो इंडियंस को ट्रैफिक कर रहे थे, इंडियंस को गलत तरीके से लेके आ रहे थे अपनी कंट्री में और उनको टॉर्चर कर रहे थे कि नहीं तुम ये डिजिटल क्राइम करो अपने ही फेलो सिटीजन्स के अगेंस्ट। तो इंडियंस को टॉर्चर करके लेके आ रहे थे और उन्हीं से क्राइम करवा रहे थे म्यांमार के लोग। तो न्यू दिल्ली को अब डिप्लोमेटिक प्रेशर यूज करना चाहिए। न्यू दिल्ली को, डिप्लोमेटिक मीन्स कंट्री के रिलेशंस होते हैं तो उस प्रेशर को यूज करना चाहिए। चाइना के साथ भी, मतलब चाइना की हेल्प लेनी चाहिए। चाइना, यूएस, एशियन, ये सारी कंट्रीज मिलके काम करें और प्रेशर डालें जिससे कि वो कंपेल कर पाए। कंपेल मीन्स फोर्स कर पाए। किसको फोर्स कर पाए? नेपियाडो और फिनोम पेन, जो वहाँ के लीडर्स हैं, उनको फोर्स कर पाए कि वो काम करें इन नेटवर्क्स के अगेंस्ट। वो नेटवर्क्स जो इन कंपाउंड्स को होस्ट कर रहे हैं, वो नेटवर्क्स जो इन कंपाउंड्स को घर दे रहे हैं, इनको जगह दे रहे हैं, इनको फैसिलिटीज दे रहे हैं, इनको इस काम को करवा रहे हैं। पैसेज समझ आया सभी को? एवरीवन, यस और नो माय चैंपियंस? आ जाते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे। ऑल द बेस्ट एवरीवन।
चलिए लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चंस। मॉडस ऑपरेंडी का मीनिंग बताना है। एक फ्रेमवर्क है, ऑफेंडर्स जो लोग गलत काम करते हैं उनको जेल में डालने का, नहीं। एक मेथड है कि किस तरीके से आप काम करते हो, सही बात है। एक अग्रीमेंट है, नहीं। एक डिवाइस है, नहीं। तो मॉडस ऑपरेंडी मीन्स किस तरीके से आप काम करते हो, तो आंसर इज बी। इनमें से कौन सी बात है जो आप निकाल सकते हो कि मेन कारण क्या था कि सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि हम कॉम्प्लिसेंट नहीं हो सकते, कि हम बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं हो सकते, हालांकि कंप्लेंट्स कम हो रही थी। कंप्लेंट्स में कम होने का मतलब ये नहीं है कि साइबर फ्रॉड नेटवर्क्स इनफेक्टिव हो गए हैं, सही बात है। जुडिशरी को लगता है कि जो कम हो रहे हैं नंबर्स, ये सबूत है कि जो मेजर्स हैं इनको अब एक्सपेंशन की जरूरत नहीं है। नहीं, ऑथर ने बोला है कि जुडिशरी कह रही है एक्सपैंड करो, नो एक्सपेंशन, बिल्कुल गलत है। जो फ्रॉडस्टर्स अब अडाप्ट कर जाते हैं, एडजस्ट कर जाते हैं और उनको जेल भी नहीं होती है, इसका मतलब एक बहुत बड़ा चैलेंज है, इसलिए जुडिशरी ने बोला है कि आप सेटिस्फाइड मत हो, एक्शन लो। आंसर इज सी, बोथ ए एंड सी, कि जुडिशरी को लगता है कि कंप्लेंट्स कम होने का मतलब ये नहीं है कि वो लोग इनफेक्टिव हो गए, वो लोग अडाप्ट कर जाते हैं, वो लोग नई नई स्ट्रैटेजी ले आते हैं, तो हमें भी अडाप्ट करना पड़ेगा। कौन सा ईडीएम है जो बताता है कि ये जो नेटवर्क्स हैं किस तरीके से चल रहे हैं? पहले बताओ, ये जो नेटवर्क्स हैं किस तरीके से चल रहे हैं? बढ़िया चल रहे हैं, वेल ऑयल्ड मशीन है भाई, बढ़िया चल रहे हैं। लोगों के साथ फ्रॉड कर रहे हैं, ये तो अपने हिसाब से बढ़िया चल रहे हैं। ये अडेप्ट भी कर जाते हैं, नई नई टेक्नोलॉजी भी ले आते हैं, तो ये लोग तो बढ़िया चल रहे हैं अपने हिसाब से। बर्न वंस ब्रिजेस का मतलब है कि आपने अपने पुराने सारे रिश्ते तोड़ दिए, अब आप पीछे नहीं जा सकते कभी। तो इफ यू बर्न योर ब्रिजेस, इसका मतलब क्या है कि अब आप पीछे नहीं जा सकते कभी। आपने सारे ब्रिजेस खत्म कर दिए, आपने सारे रिश्ते तोड़ दिए, सारी अपॉर्चुनिटीज को आपने एकदम हटा दिया। बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी, एक तरफ कुआ है, दूसरी तरफ खाई है, मतलब आपके पास दो ऑप्शन हैं, दोनों ही इक्वली डेंजरस ऑप्शन हैं। ऐसा भी कुछ नहीं दे रखा था, तो आंसर वॉज ओनली ए, कि ये जो लोग काम कर रहे हैं बहुत बड़े तरीके से काम कर रहे हैं, ये लोगों को अच्छा सा फ्रॉड कर रहे हैं, मतलब इनकी मशीनरी तो अच्छी है। कौन सा ट्रू है पैसेज के हिसाब से? फ्रॉडस्टर्स जो है सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजीज को यूज करते हैं और फाइनेंशियल नेटवर्क्स को यूज करते हैं जिससे कि वो बच जाए, सही बात है। कोर्ट ने बोला कि जो विक्टिम्स हैं उनको रेस्टिट्यूशन दो, उनको रिलीफ दो, उनको उनके साथ जो प्रॉब्लम्स हुई उनको ठीक करो, और जितने भी डिस्प्यूट्स हैं उनको डिस्पोज ऑफ करो। ज्यादातर षड्यंत्रकारी जो है उनको जेल हो जाती है क्योंकि इन्वेस्टिगेशंस अच्छी हो गई है, नहीं भाई उनको जेल नहीं होती है, उनके ऊपर केस वेस नहीं चल पाता है। तो आंसर इज बी, बोथ ए एंड। टोन बतानी है, डायडैक्टिक का मतलब होता है जब ऑथर कुछ सिखाने की कोशिश करे, तो डायडैक्टिक टोन होती है जहां पे आप कुछ टीच कर रहे हो। क्या ऑथर हमको कुछ सिखा रहे हैं? कुछ टीच कर रहे हैं? नहीं, ऑथर हमको कुछ भी नहीं सिखा रहे। एक्सपोजिटरी, ऑथर अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं चीज़ों को, बिल्कुल ऑथर ने अच्छे से चीज़ों को एक्सप्लेन किया। अम्यूजिंग, ऑथर एंटरटेनिंग टोन है, मजाकिया से है ऑथर, नहीं एंटरटेनिंग टोन भी नहीं है, तो आंसर इज सी, ओनली बी। कोर्स एवरीवन। चलिए एरर डिटेक्शन पे आ जाते हैं। ऑल द बेस्ट एवरीवन। एक रिक्वेस्ट करूंगी, 7,000 से ज़्यादा बच्चे सेशन देख रहे हैं, जितने लोगों ने सेशन को अभी तक लाइक नहीं किया होगा, एक बार तुरंत के तुरंत लाइक कर दें।
चलिए लेट्स डिस्कस इट। डिस्पाइट द फैक्ट कि जो प्रोजेक्ट मैनेजर है उसने असाइन किया बहुत कुछ करने को, उसने सारे के सारे अर्जेंट वर्क्स नहीं, वर्क्स का तो मतलब होता है कुछ पोएम्स वगैरह, उसने सारा का सारा अर्जेंट काम, तो वर्क विल कम, उसने सारा का सारा अर्जेंट काम डेडलाइन एक्सपायर होने से पहले कंप्लीट कर लिया। आंसर इज डी। वर्क्स नहीं, वर्क आएगा, वर्क इज एन अनकाउंटेबल नाउन। हाँ, वर्क्स वर्ड होता है लेकिन उसका मतलब होता है लिटरली वर्क, लिटरेरी वर्क्स मतलब पोएम्स एसेज वगैरह को बोलते हैं वर्क्स। यहाँ पे बात हो रही है काम की, तो काम के लिए वर्क ही लगाते हैं। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स जिसने पार्टिसिपेट किया नेशनल लेवल डिबेट कंपटीशन में वॉज गिवन। सही है, ईच के साथ वॉज लगता है, सिंगुलर वर्ब लगता है, ऑफ के आगे प्लूरल नाउन लगता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसको बुक्स दी गई, प्रिंसिपल की स्पेलिंग भी गलत है, सॉरी प्रिंसिपल की स्पेलिंग भी सही है, तो आंसर इज ई, नो एरर। द डिफेंस लॉयर ने आर्ग्यू किया कि ही हैज सीन, सीक्वेंस ऑफ टेंसेस लगा दो, ये पास्ट है, अगर मेन क्लॉज पास्ट तो सबॉर्डिनेट क्लॉज भी पास्ट ही होना चाहिए, तो यहाँ पे हैड आएगा। तो डिफेंस लॉयर ने आर्ग्यू किया कि उसने डिफेंडेंट को 2 दिन पहले देखा था क्राइम सीन से पहले, लेकिन विटनेस ने जो टेस्टिमनी दी, जो अपना गवाही दी, उसकी वजह से कॉन्ट्राडिक्ट हो गई। तो हैज नहीं हैड आएगा क्योंकि पास्ट टेंस था। या तो लीड रिसर्चर या फिर जो उसके डेडिकेटेड असिस्टेंट्स हैं, जब भी ईदर और से 2 सब्जेक्ट्स कनेक्टेड होते हैं, वर्ब नियरेस्ट सब्जेक्ट के हिसाब से आती है, असिस्टेंट्स प्लूरल है तो यहाँ पे आर आएगा। तो या तो रिसर्चर या फिर उनके जो असिस्टेंट्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं इन एरर्स के लिए। आंसर इज सी। वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम, वन ऑफ द मीन्स बहुत सारियों में से एक, तो बहुत सारियों में से एक मतलब प्रॉब्लम्स में से एक, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स में से जो एक प्रॉब्लम है वो क्या है कि महंगाई भी बढ़ती जा रही है और ग्रोथ, सैलरीज बढ़ नहीं रही। आंसर इज, जितने बच्चों को भी इन कॉन्सेप्ट्स में डाउट है बेटा, एक बार 120 रूल्स ऑफ ग्रामर जरूर पढ़ लेना। 120 रूल्स ऑफ ग्रामर की वीडियो आप लोगों को इसी चैनल पे मिल जाएगी, एक बार उसको गो थ्रू कर लोगे तो सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स आपको हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। आ जाते हैं आज के स्किमिंग के आर्टिकल पे। तैयार हो सभी लोग स्किमिंग के लिए? एवरीवन रेडी फॉर स्किमिंग? पूरा का पूरा पैसेज आप खुद से स्किम करेंगे, फिर हम समझाएंगे, ठीक है? ऑल द बेस्ट। एक्सेस पैराडॉक्स, पैराडॉक्स समझते हो? 2 ऑपोजिट चीजें, तो 2 ऑपोजिट चीजें जब एक साथ होती है उसको बोलते हैं पैराडॉक्स। एक्सेस का मतलब है आपको मिल नहीं पा रहा है, मिल रहा है। एक्सेस मीन्स आप उस चीज को यूज कर पा रहे हो, मतलब आप उस चीज को एक्सेस कर पा रहे हो। तो मेडिकल एजुकेशन की हम बात करने वाले हैं इंडिया में। एक बार मुझे थम्स अप दे देंगे सभी लोग कमेंट सेक्शन में, जितने लोगों को मजा आ रहा है एडिटोरियल की क्लास में। बस एक आदत बना लो बेटा, 2 आदतें बना लो, एक तो मुझे रोज एडिटोरियल करना ही करना है, एक मुझे रोज परफेक्शन करना ही करना है। सिर्फ मुझे 2 से ढाई घंटा रोज दे दो, मैं आपको 3 महीने के अंदर आपकी इंग्लिश को एक्सेलेंट करवा दूँ, ये मैं आपको वादा कर सकती हूँ। आपको मुझे वादा करना है कि मैम आपको 2 से ढाई घंटा रोज देंगे, मैं आपको वादा करती हूँ कि विद इन 3 मंथ्स आपकी इंग्लिश का लेवल कहाँ से कहाँ हो जाएगा। आप कोई भी एग्जाम दोगे, बैंकिंग का दोगे, एसएससी का दोगे, डिफेंस का दोगे, इंग्लिश में कहीं कोई मार्क्स नहीं जाएगा, बट उसके लिए 2 से ढाई घंटा आपको मुझे रोज देना पड़ेगा। एडिटोरियल 1 घंटा एडिटोरियल और 1 से सवा घंटा परफेक्शन। चलिए, ऑल द बेस्ट एवरीवन।
चलिए लेट्स स्किम दिस आर्टिकल। स्किमिंग का मतलब होता है हम ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे और फिर आंसर्स देंगे। तो मेडिकल एजुकेशन जो है बढ़ गया है उसका स्कोप, लेकिन कुछ क्वेश्चंस भी हैं। सीट्स 3 गुना हो गई हैं, चलो अच्छी बात है। इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा हो रहा है, रूल्स भी ठीक सिंपल हो रहे हैं, लेकिन बहुत सारी जो ग्रोथ है ना प्राइवेट सेक्टर में हो रही है। नए गवर्नमेंट कॉलेजेस भी आ रहे हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में। उसके अलावा पहली बार प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस जो है आधी से ज़्यादा सीट्स वहीं पे हैं। 10,000 नई सीट्स ऐड हुई हैं, 79% प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में है। इसका मतलब है जो ग्रोथ होगी वो यहीं पर होगी। जो सीट्स बढ़ी हैं वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अभी भी स्टूडेंट्स एमबीबीएस की सीट्स के लिए बहुत ज़्यादा कंपटीशन में है। हेल्थ केयर सेंटर्स में हमारे यहाँ कमी है डॉक्टर्स वगैरह की। बहुत सारे बच्चे एमबीबीएस की डिग्रीज बाहर भी लेते हैं, इसीलिए अपनी कंट्री में कैपेसिटी बढ़ाना अच्छी बात है। और सीट्स जो बढ़ रही है इससे अच्छा लग रहा है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, लेकिन प्रॉब्लम्स बहुत सारी हैं। एमबीबीएस सीट जो है 5 लाख से ज़्यादा नहीं होती है फीस पूरे टर्म की, जबकि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में इसके 10 गुना होती है। और ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं ये कुछ कुछ एरियाज में ही होते हैं, टियर 1 टियर 2 सिटीज़ में ही होते हैं। जो स्टेट्स अमीर हैं वहीं होते हैं, जहाँ पे इनकम ज़्यादा होती है। स्टूडेंट्स जो हैं क्या करते हैं, बाहर अगर नहीं जाए अगर बच्चे, तो बच्चे भी जहाँ पे अपनी डिग्रीज लेते हैं वहीं पे बनते हैं डॉक्टर्स, वहीं पे अपनी स्किल्स यूज करते हैं। तो गांव के एरियाज में हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स बहुत कम हो जाते हैं। बहुत तेजी से ग्रोथ हो रही है, इसकी वजह से क्वालिटी भी अच्छी नहीं मिल पा रही है। इंस्टीट्यूशंस जो हैं ये मांग रहे हैं कि इनको ये एक्रेडिटेशन मिल जाए, लेकिन वो फैसिलिटीज उतनी नहीं दे रहे हैं बच्चों को। कैपिटेशन फीस ली जाती है बच्चों से जो बहुत ज़्यादा होती है, सरकार बैन करती है लेकिन फिर भी ली जाती है। और इसकी वजह से एक बिहेवियर भी आता है कि भाई हमने इतना पैसा दिया है अपने डॉक्टर बनने में, तो लोग उसको निकालने की भी कोशिश करते हैं अपनी जॉब से। जब तक सैलरीज अच्छी नहीं होंगी, घर नहीं होंगे, स्कूल्स नहीं होंगे, करियर प्रोग्रेशन नहीं होगा, तो ग्रेजुएट्स जो है प्राइवेट प्रैक्टिस की तरफ ही जाते हैं। तो प्राइवेट कैपेसिटी बढ़ रही है, इसकी वजह से सरकार को भी कैपेसिटी बढ़ानी है, नए एम्स वाले जैसे इंस्टीट्यूशंस बनाने हैं, जिससे कि सस्ती सीट्स भी बढ़े, क्योंकि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में तो सीट्स बहुत महंगी होती है। एनएमसी का रोल है कि जो आधे हैं प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस उनकी जो फीस है, कम से कम उनकी जो सीट्स की फीस है वो गवर्नमेंट रेट पे ही चार्ज हो, और इस रूल को लगना चाहिए। एनएमसी को कुछ ऐसे सिस्टम भी अपनाना चाहिए जिससे कि इंस्पेक्शंस भी हो, जांच भी हो अच्छे से। जबरदस्ती मत करो, जबरदस्ती करो मतलब रूरल सर्विस, मतलब जो डॉक्टर्स बन रहे हैं वो गांव में भी सर्विस दें, ये तो आपको कंपेल उनको करना ही पड़ेगा। इसके अलावा सरकार को उनको रिवॉर्ड भी करना चाहिए, सिर्फ जबरदस्ती करने से काम नहीं चलेगा, उनको रिवॉर्ड भी करो। उनको बोलो कि जो गांव में जाके हेल्थ केयर वर्कर्स होंगे उनकी नीड्स भी पूरी की जाएंगी, उनकी फैमिलीज की भी, और जो हॉस्पिटल्स होंगे वहां पे वो भी अच्छे होंगे। तो बेसिकली डॉक्टर्स को हमें रूरल एरियाज में भी भेजना चाहिए, ऑथर ने ऐसा बोला। चलो, तो मेन पैराडॉक्स क्या था, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस बढ़ रहे हैं, इसकी वजह से प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की नीड कम हो गई है? नहीं, प्राइवेट मेडिकल एजुकेशन बढ़ती जा रही है एक्सेस बढ़ाने के लिए, लेकिन इससे क्या हो रहा है कि सरकार को अफोर्डेबल मेडिकल एजुकेशन भी बढ़ानी पड़ रही है। सही बात है, क्योंकि मेडिकल एजुकेशन बहुत महंगी है प्राइवेट में। इंडिया में जो कमी है ये रिजॉल्व हो गई है? नहीं। रूल्स रेगुलेशन सिंपल है, इसकी वजह से इनइक्वालिटी खत्म हो गई है? नहीं, अभी भी इनइक्वालिटी है, शहरों में कॉलेजेस ज़्यादा है एज कम्पेयर टू गाँव में। पैसेज के हिसाब से जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस एक्सपैंड हो रहे हैं, ये क्यों नहीं कर पा रहे चीज़ों को? क्योंकि ज़्यादातर प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस जो उन बच्चों को एडमिट ही नहीं करते जो गांव के होते हैं। नहीं, प्राइवेट कॉलेजेस वो स्पेशलिस्ट प्रोड्यूस करते हैं, फिजिशियंस प्रोड्यूस नहीं करते। नहीं, उनका जो जोग्राफिकल कंसंट्रेशन है, मतलब वो गाँव में नहीं होते, वो शहरों में होते हैं। और फिर ग्रेजुएट्स जो वहाँ से निकलते हैं वो भी शहरों में ही जॉब करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, इसकी वजह से इनइक्वालिटी आ रही है। बिल्कुल सही बात है। गवर्नमेंट रेगुलेशंस रोकती हैं प्राइवेट कॉलेज को कि वो गांव में मत जाओ, बिल्कुल ही उल्टा दे रखा था। तो आंसर वाज सी। स्कोर्स एवरीवन, क्या क्या स्कोर्स रहे स्किमिंग के आर्टिकल पे? चलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आ जाते हैं। काउटाओ का मतलब क्या है कि आप बहुत ज़्यादा झुके हुए हो, बहुत ज़्यादा सबसर्वियंट मैनर में एक्ट कर रहे हो, सारी बातें मान रहे हो। लीथल मीन्स बहुत ही डेंजरस। मायोपिक मीन्स आपको दूर का नहीं दिख रहा है। नोटोरिटी, आप गलत चीज़ के लिए फेमस हो। ऑस्टेंटेशियस, ऊपर ऊपर से तो वही नहीं, ऑस्टेंटेशियस जिसमें बहुत चमक हो, जो बहुत ज़्यादा शोई हो, फ्लैशी हो, प्रिटेंशियस हो, दिखावे की दुनिया। फ्लैम्बायंट हो, बहुत ज़्यादा दिखावा हो। तो आंसर इज ए। तो इट इज व्हाट? सी, ई, बी, डी एंड ए। स्कोर्स एवरीवन इन प्रीवियस ईयर। चलो प्रीवियस ईयर इडियम्स पे आ जाते हैं। अ बर्ड्स आई व्यू मतलब जनरल व्यू। अ ड्रॉप इन द ओशन मतलब बहुत ही कम। हाउस ऑफ कार्ड्स मतलब बहुत ही रिस्की है। अ शॉट इन द डार्क मतलब आपने गेस कर दिया, आपके पास कोई सबूत नहीं था। ऑल ईयर्स मतलब मैं पूरी तरीके से तुम्हें सुन रहा हूँ फुल अटेंशन के साथ।
E, C, B, D and E. Scores everyone. 10 शब्द हैं, इनमें से 3 वर्ड्स का मीनिंग सभी लोग कमेंट्स में लिखेंगे। आप सभी की जिम्मेदारी है कि आप कम से कम 3 वर्ड्स का मीनिंग कमेंट्स में लिखेंगे ही लिखेंगे। इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी और हर बच्चा अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगा। जो बच्चे अपनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे उनमें से एक बच्चे को हम सक्सेस नो मोर एन इल्यूजन बुक भी गिफ्ट करेंगे और उस बच्चे के घर वो बुक भिजवाई भी जाएगी। तो मेक श्योर करो कि सभी लोग कम से कम 3 वर्ड्स का मीनिंग कमेंट्स में लिखें। एवरीवन हैज टू राइट द मीनिंग ऑफ एटलीस्ट 3 वर्ड्स इन द कमेंट सेक्शन। हर बच्चे की जिम्मेदारी है एंड आई होप हर बच्चा अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगा। जिस बच्चे के घर बुक भिजवाई जा रही है उस बच्चे का नाम है तेजस। बेटा एक मेल कर देना, एक स्क्रीनशॉट भेज देना, टीम आपके घर आपकी बुक भिजवा देगी। सक्सेस नो मोर इल्यूजन बुक हम गिफ्ट करते हैं। परफेक्शन 8.0 स्टार्ट हो चुका है। अभी हम सेंटेंस रीअरेंजमेंट करने वाले हैं। कल की क्लास में हमने सेंटेंस रीअरेंजमेंट टॉपिक स्टार्ट किया था, इसी को हम प्रीलिम्स लेवल आज करेंगे। स्टडी प्लान में चेंजेस होंगे, मैं आपको शेयर कर दूंगी। मेक श्योर करो जितने भी बच्चों ने अभी तक परफेक्शन 8.0 को ज्वाइन नहीं किया है आज क्या ज्वाइन कर लो। जितना डिले करोगे ज्वाइन करने में उतना पीछे रह जाओगे। आज से इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करना स्टार्ट करो। अभी बैक टू बैक एग्जाम्स आने वाले हैं, भर भर के वैकेंसीज हैं इस साल। 50,000 वैकेंसीज तो कहीं नहीं गई और फोकस से पढ़ने वाले बच्चे भी ज़्यादा नहीं होते हैं, एप्लीकेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, बट जो बच्चे फुल फोकस के साथ पढ़ते हैं, सही स्ट्रैटेजी से पढ़ते हैं, वो बहुत कम होते हैं। तो आपका कंपटीशन सिर्फ उन्हीं बच्चों से होता है जो बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हैं। तो मेक श्योर करो कि आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करो, इसी साल सिलेक्शन लो और सफलता दिवस में मिलो। एक आदत बना लो, एडिटोरियल 1 घंटा परफेक्शन, अपने आप इंग्लिश बहुत स्ट्रांग हो जाएगी विद इन 3 मंथ्स। कोड आपको NB60 लगाना है, 60% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। मात्र 1400 रुपीज़ में आपको कंप्लीट बैचेस मिल जाएंगे मेरे सारे के सारे। एवरी मंथ आपको एक नया प्रोफेशन बैच मिलता है। आपको 3 से 4 प्रोफेशन बैचेस मिनिमम करने होते हैं अपनी इंग्लिश को बहुत स्ट्रांग बनाने के। जो प्रोफेशन बैच चल रहा है आपको उसी से ज्वाइन करना है। अभी 8.0 चल रहा है तो आपको 8.0 से ज्वाइन करना है, फिर 9.0 करोगे, फिर 10.0 करोगे। इस तरीके से आप आगे बढ़ते हुए चलोगे। ठीक है, यहाँ से स्कैन करके आप डायरेक्टली क्लासेस में आ सकते हो। येस ऑफिसर एप्लीकेशन पे आपकी क्लासेस होती है। जो बच्चे कंप्लीट बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, इंग्लिश, क्वांट्स, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और सारे सब्जेक्ट्स पढ़ना चाहते हैं, कंप्लीट बैंकिंग की तैयारी करना चाहते हैं, वो कंप्लीट सब्सक्रिप्शन ले लेंगे। अभी भी फीस बहुत कम चल रही है, 2499 रुपीज़ में आपको 14 मंथ का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। इसमें कोड सफलता लगेगा और आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी आज से ही। आई थिंक आशीष सर, अंकुर सर, कुश सर के बारे में सबने सुना होगा। बैंकिंग एग्जामिनेशंस में इससे बेटर टीम आपको कहीं नहीं मिल सकती। ये स्कैन कोड है, यहाँ से आप स्कैन कर सकते। जिन बच्चों को मॉक टेस्ट प्लेटफॉर्म लेना है, मॉक टेस्ट देने के, मॉक टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो ऑफिसर लैब को ज्वाइन कर लेंगे। येस ऑफिसर एप्लीकेशन पे ही आपको ऑफिसर लैब मिल जाएगा। कोड आपका इसमें YES50 मिलेगा। सिर्फ 299 रुपीज़ में आपको सारे मॉक टेस्ट यहाँ से आप स्कैन कर सकते हो। ठीक है, जिन बच्चों को रिकॉर्डेड से लाइव अपग्रेड करवाना है वो रिकॉर्डेड से लाइव अपग्रेड करवा सकते हैं। जिन बच्चों को रिन्यू करवाना है वो रिन्यू करवा सकते हैं। सेशन एंड करते हैं। ये टेलीग्राम चैनल्स हैं, इनको ज्वाइन कर लो। यहाँ सारी PDF, सारी मैगजीन्स मिल जाएंगी। कोई डाउट, कोई क्वेरी होगी, आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म है, आप उस फॉर्म को फिल करोगे, टीम आपको कॉल करेगी, आपके सारे डाउट्स एंड क्वेरीज का आंसर दे देगी। बट मेक श्योर करो कि क्लासेस में रेगुलरली आओ। एक सिंगल सेशन कोई भी बच्चा किसी भी हालत में मिस नहीं करे। अब हम मिलेंगे परफेक्शन बैच की क्लास में 11 बजे और पैराजम्बल्स वाले टॉपिक को बहुत 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 स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।